नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर का नाम मेरे प्यारे दोस्त। तो पेपर का नाम है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हों, तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके किस नंबर पेपर का नाम है जो है मेरे प्यारे दोस्त एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 2 का एग्ज़ाम हो और पता लगे आप जो है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर को तैयार करके चले गए और जब वहाँ पर आप पेपर देने गए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने प्रश्न पत्र आया, तो आपने देखा कि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। क्यों नहीं आए हुए हैं? क्योंकि आपके वहाँ के पेपर का नाम ही नहीं था। तो ये आपको ज़रूर मिला लेना है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं जो ये हमारी क्लास होने वाली है, ये होने वाली है महासंग्राम रिवीजन क्लास। क्या होने वाली है? महासंग्राम रिवीजन क्लास। यहाँ पर रिवीजन कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जो है इसका एक भी वीडियो इससे पहले नहीं पड़ा है। अगर वीडियो पड़ा होता मेरे प्यारे दोस्त तभी इसको हम रिवीजन कहते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है? तो रिवीजन हटा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे महासंग्राम क्लास, ठीक है? बात करते हैं, अगर इससे पहले आपने एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर आपको एक मोटी मोटा समझ में आ जाएगा। जिससे आप कभी भी पेपर देने जाते हैं तो आपके आस पड़ोस के भाई बहन चाचा दादा काका नाना मौसी कोई भी हो, तो वो आपको यही सलाह देते हैं कि भैया ऐसा एक काम क्यों कि पूरा कापी भर के आयो। तो जो कॉपी भरना होता है, चूँकि मैं आपको एक कॉपी दे दूँ, एक पेज दे दूँ, एक कलम दे दूँ और अगर एक टॉपिक बता दूँ तो आप वो पूरा पेज नहीं भर पाओगे उस टॉपिक से, क्योंकि उसके बारे में आपके पास ज्ञान ही नहीं होता है। वर्ड्स ही नहीं होते हैं कि लिखने हमें क्या है, किस जगह पे कौन-सा वर्ड्स यूज़ करना है, यही नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उसके बारे में आपने उससे पहले नहीं पढ़ रखा होता है। तो वो मोटी-मोटा ज्ञान होना आवश्यक होता है जिससे आप उसको लिख पाएँ। तो वही मोटी-मोटा ज्ञान जो है आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक-एक प्रश्नों को देखना हम शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे आ सकते हैं और उनका जवाब हमें कैसे देना है, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, पूछ रहा है निर्देशन को परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि चाई सोम महोदय के अनुसार उन्होंने निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि रचनात्मक उपक्रम तथा जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति में सूझ विकसित करना जो है क्या कहलाता है? निर्देशन का उद्देश्य है ताकि वह अपने जीवन भर समस्याओं का समाधान करने के योग्य बन सके। ये आपके कौन बताते हैं? चाई सोम महोदय जी बताते हैं। ये निर्देशन का उद्देश्य बताते हैं। क्या बताते हैं? निर्देशन का उद्देश्य बताते हैं। ये बताते हैं ऐसे हैं कि रचनात्मक उपक्रम मेरे प्यारे दोस्त या कह रहे हैं जीवन से संबंधित। रचनात्मक उपक्रम का मतलब आप समझिए, जैसे कोई भी चीज़ आपके अंदर क्रिएटिविटी जो उठती है ना, कोई भी चीज़ जानने की लालसा होती है या कुछ करने की इच्छा होती है या आपका जीवन हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रचनात्मक उपक्रम हो गया। और उसमें बता रहे हैं कि इसके साथ-साथ आपके जीवन संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे आपका वो रचनात्मक उपक्रम हो, उसमें कोई समस्या देखने को मिलती है या आपके जीवन में कोई समस्या देखने को मिलती है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके समाधान के लिए व्यक्ति के अंदर क्या पैदा की जाती है? सूझ पैदा की जाती है, समझने की क्षमता पैदा की जाती है जिससे वो उस समस्या को समझ सके और उनका जवाब, उनका समाधान वो ढूँढ सके। तो जो वो सूझ विकसित की जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वही आपका क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। वही निर्देशन का उद्देश्य कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। और यह सूझ क्यों विकसित की जाती है, यह निर्देशन क्यों किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ताकि वह व्यक्ति जो है मेरे प्यारे दोस्त अपने जीवन भर अपनी समस्याओं का क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, समाधान करने योग्य बन सके। मतलब जितने भी उसके जीवन में समस्याएं आगे चल के देखने को मिलेंगी, उनका समाधान वो आराम से ढूंढ सके। इसीलिए जो है मेरे प्यारे दोस्त उनके अंदर क्या की जाती है? सूझ पैदा की जाती है, ठीक है? चलिए निर्देशन को ही परिभाषित करते हुए आपके जोन्स जी ने लिखा है। जोन्स महोदय का मत देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने बताया है कि निर्देशन से तात्पर्य है इंगित करना। निर्देशन से तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इंगित करना, किसी को और इशारा करना, उसी को इंगित कहते हैं। सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। मतलब बताते हैं आपके कौन? जोन्स महोदय जी बताते हैं कि अगर निर्देशन का आप तात्पर्य लें तो आप कह सकते हैं इंगित करना हो सकता है या सूचित करना हो सकता है या पथ प्रदर्शन करना। मतलब समझिए किसी की तरफ इशारा करना, जैसे कोई आदमी जा रहा है वो आपसे पूछे कि भैया फले जगह पे हमें जाना है और रोड बता दो, तो आपने तो उसको क्या किया? उंगली दिखाकर इशारा किया, इंगित किया कि बस
यही वाला रोड आपको सीधे चले जाना है। या आपने उसको सूचित किया, उसको कोई चीज़ बताया, या आपने उसका पथ प्रदर्शन किया, मतलब आपने पूरा डिटेल के साथ बता दिया सारी चीज़ें कि जाओगे आगे ये फला मोड़ पड़ेगा, ये वो पथ फलाना सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो यही क्या होता है आपका मेरे प्यारे दोस्त, यही आपका निर्देशन होता है। ये किसके अनुसार, जोन्स महोदय जी के अनुसार, और बताते हैं इसका अर्थ सहायता देने से अधिक लिया जाता है, मतलब किसी की सहायता करो उससे ज़्यादा इसका अर्थ माना जाता है। किसका माना जाता है, निर्देशन का, ठीक है। बात करते हैं एमरी स्टूप्स महोदय के अनुसार, तो उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं से अधिकतम विकास के प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता ही क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। ये आपके कौन बताते हैं, एमरी स्टूप्स जी बताते हैं। फिर से समझिएगा क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए, जो कोई भी व्यक्ति है उसको स्वयं के उपयोग के लिए हो या समाज में कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो उसके लिए कोई उपयोग के लिए जो है क्या किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता, मतलब कह रहे हैं कि जो स्वयं की उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके अधिकतम विकास, मतलब जितना उसको विकसित किया जाता है, किया जा सकता है उतना, मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट मेरे प्यारे दोस्त के प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता ही क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। आपके कौन बताते हैं, एमरी स्टूप्स महोदय जी बताते हैं। तो आई होप ये आपका निर्देशन वाला जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, निर्देशन को जो परिभाषित करना था। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि निर्देशन की 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आपको यहाँ पर बताने हैं। निर्देशन के 3 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं, तो लिखेंगे निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर निम्नलिखित बताए गए हैं। पहला जो प्रमुख उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त बताया गया, वो बताया गया है व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, मतलब बताते हैं इसका निर्देशन का पहला जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। योग्यता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एलिजिबिलिटी जिसे आप कहते हैं, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या शक्ति है, शक्ति मतलब आप कैपेसिटी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना चाहें। तो एलिजिबिलिटी और पावर दोनों का ज्ञान ही उसको करा देना, ये क्या कहलाता, ये पहला निर्देशन का क्या होता है, पहला उद्देश्य हो जाता है, ताकि अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए उपयोगी योगदान कर सके। मतलब उसको जब वो पता होगा, वो उसको अपनी क्षमताओं के बारे में पता होगा, तभी तो वो अपने लिए और साथ ही साथ समाज के लिए मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकता है, किसी न किसी प्रकार का उपयोगी योगदान दे सकता है, जिससे कि समाज आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े। तो ये निर्देशन का पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, ठीक है, रुचियों, क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना जो है, ये क्या होता है, निर्देशन का दूसरा जो है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उद्देश्य हो जाता है। क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो एलिजिबिलिटी है या उसका जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, या जो उसकी मेरे प्यारे दोस्त कैपेसिटी है, उसी को विकसित करने में जो सहयोग दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, निर्देशन का उद्देश्य होता है, कि उसमें आपको क्या किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, सहयोग दिया जाए, उसमें आपकी हेल्प की जाए, ठीक है। तीसरा उद्देश्य बताते हैं व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान कराना, मतलब बताते हैं व्यक्ति की जैसी योग्यता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के अनुसार उसके शैक्षिक और व्यावसायिक, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल और व्यावसायिक मतलब मेरे प्यारे दोस्त क्या, कॉमर्शियल जिसे आप कहते हैं, अवसरों का क्या कराते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान कराना, ये क्या हो जाता है, निर्देशन का तीसरा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। तो आई होप ये आपके तीनों उद्देश्य जो है निर्देशन के जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। निर्देशन का मतलब समझ में आया। निर्देशन का मतलब यही होता है कि मार्गदर्शन करना, समझ गए बात को, मार्गदर्शन करना ही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका क्या कर रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं निर्देशन आपका कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कैसे आपको वो प्रश्न आएंगे, कैसे उनका जवाब देना होगा, ये मैं निर्देशन ही तो कर रहा हूँ आपका। अब वो निर्देशन कैसा है, व्यावसायिक है या फिर मेरे प्यारे दोस्त शैक्षिक है या सामाजिक, कैसा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को, जीवन से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो वो निर्देशन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं
तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त तो पूछ रहा है कि व्यावसायिक निर्देशन के 5 उद्देश्य बताइए। व्यावसायिक निर्देशन के कितने उद्देश्य बताने हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो 5 उद्देश्य बताने हैं। अभी तक आपने निर्देशन के 3 प्रमुख उद्देश्य सुने थे। अब व्यावसायिक निर्देशन के आपको 5 उद्देश्य बताने हैं। तो यहाँ पर बताएंगे एक-एक करके। पहला उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त आपको नीचे दिया गया है, बताया गया है कि विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न जीविकाओं के विषय में ऐसी सूचनाएँ एकत्र करने के लिए सहायता प्रदान करना, जिन्हें वे चुन सकें, ठीक है? ये व्यावसायिक निर्देशन का पहला उद्देश्य हो जाता है कि वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, कि विद्यार्थियों के लिए भिन्न-भिन्न जीविकाओं, समझ रहे हो ना? मतलब अलग-अलग प्रकार के जो व्यवसाय हो सकते हैं, जीविका का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी प्रकार का बिज़नेस हो सकता है, धंधा हो सकता है या किसी भी प्रकार की नौकरी हो सकती है। तो बता रहे हैं भिन्न-भिन्न जीविकाओं के विषय में ऐसी सूचनाएँ एकत्र करें मेरे प्यारे दोस्त। कैसी सूचनाएँ कि जिसकी सहायता एकत्र करने के लिए क्या करे, सहायता प्रदान करे। समझ रहे हैं ना कि उसके बारे में जानकारी एकत्र करना ही क्या होता है आपका व्यावसायिक निर्देशन का पहला उद्देश्य हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे उद्देश्य के बारे में। तो आप लिखेंगे कि विद्यार्थी को यह बताना कि किसी व्यवसाय के लिए किन-किन गुणों मेरे प्यारे दोस्त, किन योग्यताओं और किन दक्षताओं की आवश्यकता होती है, ये व्यावसायिक निर्देशन का दूसरा उद्देश्य हो जाता है। मतलब कह रहे हैं विद्यार्थी को ये बता देना कि अगर आप ये व्यवसाय करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फला व्यवसाय है उसको आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए और ये दक्षता होनी चाहिए, तभी आप ये बिज़नेस कर पाएँगे, ठीक है? तो ये दूसरा उद्देश्य हो जाता है व्यावसायिक निर्देशन का। चलिए तीसरा उद्देश्य बताते हैं कि विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान कराना। बताते क्या हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको विभिन्न व्यवसाय, कई सारे व्यवसाय होते हैं ना, तो उनका निरीक्षण कराने की सुविधा प्रदान कराना। मतलब वो उनका निरीक्षण कर सकें, अलग-अलग जो व्यवसाय हैं, उनका क्या कर सकें, उनका निरीक्षण कर सकें, उसके लिए उनकी व्यवस्था कराई जाए। ये जो होता है ये मेरे प्यारे दोस्त, ये तीसरा उद्देश्य हो जाता है व्यावसायिक निर्देशन का। चौथा उद्देश्य बताते हैं कि निर्धन छात्रों को अधिक सहायता देकर उनकी व्यवसाय संबंधित योजना को सफल बनाना। मतलब बताते हैं कि जो छात्र मेरे प्यारे दोस्त क्या हो, अधिक निर्धन छात्र जो हों, उनको क्या किया जाए, अधिक सहायता दिया जाए, कुछ ज़्यादा ही उनके लिए हेल्प किया जाए, जिससे कि वो व्यवसाय संबंधित योजना बनाने में सफल हो सकें, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना उठानी पड़े, ठीक है? ये आपका चौथा नंबर उद्देश्य हो जाता है व्यावसायिक निर्देशन का। पाँचवाँ उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त देखें मेरे व्यावसायिक निर्देशन का, तो बताता है यहाँ पर कि विभिन्न व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थाओं से छात्रों को परिचित कराना। मतलब कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, उनके कुछ परीक्षण संस्थान होते हैं, व्यवसाय परीक्षण संस्थान होते हैं, उनसे जो है छात्रों को परिचित कराना होता है कि जानो भैया ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ठीक है? तो ये भी काम किसका हो जाता है, ये व्यावसायिक निर्देशन का हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 उद्देश्य जो है आप व्यावसायिक निर्देशन के बता सकते हैं। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर दिए जाने वाले निर्देशन की विधि क्या हो सकती है, आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है? अध्यापक का जो कार्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अध्यापन तथा इसके साथ ही वह परामर्शदाता का कार्य भी करता है। मतलब कह रहे हैं कि भई उसका काम पढ़ाना तो हुई होता ही है, मतलब कह रहे हैं अध्यापन वाला कार्य तो उसका होता ही है, साथ ही साथ वो परामर्शदाता का भी कार्य करता है। वो सुझाव देता है, बताता है क्या तुम्हारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत नहीं होगा, वो सुझाव देने वाला भी होता है। आगे लिखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य आधारभूत कौशल, ठीक है? जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल स्किल्स में निपुणता प्राप्त करना एवं विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। क्या बताते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, जिसको हम आधारभूत कौशल कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें बालक निपुणता प्राप्त कर सके और उसे विषयों का ज्ञान हो सके, ये जो हो जाता है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। लिखते हैं कि अध्यापन इन उद्देश्यों की प्राप्ति से छात्रों की सहायता करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो पढ़ाया जाता है वे सारे इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, जिससे ये उद्देश्य जो बनाए जाते हैं उन्हीं को प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, छात्रों की सहायता की जाए, ठीक है? आगे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अध्यापक अपनी अपनी जो है क्या लिखना है कि अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों
के अधिक संपर्क में रहता है। क्या होता है, जितने भी उसके कक्षा के छात्र होते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा वो संपर्क में रहता है। अतः यह झगड़ालू, शर्मीले, प्रतिभावान, डरपोक इत्यादि बालकों का पता लगा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप इसमें जानना चाहें कि कौन-सा लड़का झगड़ालू है, कौन-सा शर्मीला है, कौन-सा प्रतिभावान है या कौन-सा बालक जो है डरपोक है, इन सारे बालकों के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हैं, तो उस अध्यापक से अगर आप पूछेंगे, तो वो आराम से उन चीज़ों के बारे में बता देगा। आगे लिखते हैं, अध्यापक परामर्श द्वारा माता-पिता के से संपर्क स्थापित कर बालकों को सही समय पर उचित निर्देशन प्रदान कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो अध्यापक है, वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, परामर्श के द्वारा माता-पिता से संपर्क साधे और संपर्क उनसे स्थापित करे, उनसे अपना जो है संबंध बनाए और साथ ही साथ बताते हैं कि वो बालकों को उचित, मतलब बता रहे हैं सही समय पर जो सही समय होता है, उस पर उसे उचित निर्देशन दे सके। जैसे मान लीजिए आपको बाद में पता चलता है, जब आप 12 क्लास जो है पढ़ लेते हैं, वो भी मैथ से, बायोलॉजी से, फिर आपको लगता है कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, बीए करना चाहिए, एमए करना चाहिए, तो आपको वहाँ पे सही निर्देशन नहीं मिला, नहीं तो आप वहाँ पर मैथ से और बायोलॉजी से आप इंटर नहीं करते, फिर आर्ट साइड से करते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सही समय पे बताया जा सके कि भैया अगर ये करना चाहते हो तो इसके लिए ये कदम आपको उठाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके प्राथमिक स्तर पर दिए जाने वाले निर्देशन की विधियाँ हैं, ठीक है? आराम से आप इनको बता सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बालक के विकास में व्यक्तिगत निर्देशन से किस प्रकार सहायता मिलती है, आपको यहाँ पर बताना है। जो बालक होता है, जब वो डेवलप होता है, जब वो विकसित होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें व्यक्तिगत निर्देशन से किस प्रकार सहायताएं मिलती हैं, किस प्रकार से व्यक्तिगत निर्देशन जो है, सॉरी निर्देशन कह रहे हैं, निर्देशन जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि बालक में आयु के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तिगत समस्याओं में परिवर्तन आता है, ठीक है। इसलिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिगत निर्देशन के प्रयोजन एवं विधियों में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि परामर्शदाता को बालक की आयु के विभिन्न स्तरों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का गहन अध्ययन निर्देशन में सहायक सिद्ध हो सकता है। मतलब ये बताते हैं कि बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के साथ-साथ उसकी जो व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं, उसमें भी बदलाव देखने को हमें मिलता है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही कारण है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, मतलब शिक्षा के जितने अलग-अलग स्तर हैं, उस पे व्यक्तिगत निर्देशन के प्रयोजन एवं विधियों में क्या होता है, अंतर हो जाता है। निर्देशन जो व्यक्तिगत निर्देशन है, उसके प्रयोजन में मतलब उसकी जो व्यवस्था की जाती है और उसकी जो विधि है, पद्धति जो है मेरे प्यारे दोस्त, जो सिस्टम है, उसमें आपको स्वाभाविक परिवर्तन देखने को, स्वाभाविक अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो परामर्शदाता होता है, उसको मेरे प्यारे दोस्त बालक की आयु, चूँकि बालक एक आयु पे तो रुका नहीं रहता है, उसकी आयु जैसे-जैसे बढ़ती जाती हैं, चीज़ें धीरे-धीरे करके बदलती चली जाती हैं। तो हर आयु में उसको पता होना चाहिए कि किस आयु में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार के उसे सुझाव देने चाहिए। ये क्या होता है, अगर ये पता हो जाए जो है किसको, मेरे प्यारे दोस्त परामर्शदाता को, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये आपकी उनके जीवन के लिए, जो बालक है मेरे प्यारे दोस्त, उसके विकास में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होंगी, हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अवकाश संबंधी निर्देशन से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्त, या क्या आशय है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे आप कि जोन्स ने अवकाश के समय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अवकाश वह समय है मेरे प्यारे दोस्त, जो जीविकोपार्जन की क्रियाओं या शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने की क्रियाओं में व्यतीत नहीं होता है। मतलब बताते हैं, जोन्स महोदय जी बताते हैं, अवकाश को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि अवकाश ऐसा समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें क्या होता है कि जब आदमी जीविकोपार्जन की क्रिया, जीविकोपार्जन की मतलब जैसे अपने जीवन के यापन के लिए जिन कार्यों को वो करता है, जीवन यापन के लिए जो कार्य करता है, मान लीजिए चाहे वो बिजनेस हो किसी भी प्रकार का, या दिहाड़ी वगैरह कर रहा हो, तो जो भी कार्य वो करता है, तो बताते हैं जीविकोपार्जन की क्रियाओं या शारीरिक क्षमता को बनाए रखने, मतलब उसकी जो शारीरिक एलिजिबिलिटी
है मेरे प्यारे दोस्त, जो शारीरिक क्षमता है, ठीक है? एलिजिबिलिटी नहीं कह सकते हैं इसको, क्षमता को कैपेसिटी कह सकते हैं। जो हमारी फिजिकल कैपेसिटी है मेरे प्यारे दोस्त, उसको अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखने की जो उनकी क्रिया होती है, उसमें व्यतीत नहीं होता है, उसमें भी किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाता है। जब आप व्यावसायिक कार्यों से दूर हो जाते हैं, तो वो आपका जो होता है, या आप जब खुद के लिए समय निकालने लगते हैं, तो वही क्या होता है, आपका अवकाश होता है। यह एक ऐसा समय है जो मेरे प्यारे दोस्त, जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिताता है। क्या बताते हैं कि जो ये अवकाश वाला समय होता है, इसमें व्यक्ति जो है किसी के बताए या किसी के समझाए या किसी के जो है मेरे प्यारे दोस्त निर्देश पर अपना समय में व्यतीत नहीं करता है। जैसी उसकी इच्छा कहती है, मन कहता है तो वो सोता है, मन कहता है तो खाता है, नाचता है, गाता है, जो मर्जी होता है वो करता है। इस समय से उस पर मेरे प्यारे दोस्त किसी का बंधन नहीं होता, मतलब बताते हैं इस समय उस पर किसी का भी बंधन नहीं होता, जो वो स्वतंत्र होता है, जो मर्जी में आता है वो करता है। यह आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त कि वह इस समय का कुछ सृजनात्मक कार्यों में उपयोग करे और इस प्रकार सांस्कृतिक मेरे प्यारे दोस्त संस्कृति के संवर्धन में अपना योगदान प्रदान कर सकता है। मतलब बताते हैं कि इस प्रकार के जो समय हैं, इनका भी वो अच्छा खासा जो है उपयोग कर सकता है, नई-नई चीज़ों को सीख सकता है, और जो हमारी संस्कृति है मेरे प्यारे दोस्त, उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान भी वो दे सकता है। आगे लिखते हैं, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अवकाश के समय उपयुक्त क्रियाओं में भाग लेता है। मतलब बताते हैं कि जैसी उसकी रुचि होती है, जैसा उसका इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के अकॉर्डिंग जो उसको छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, उसमें वो अपना क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जो समय मिलता है, उन्हीं क्रियाओं को करने में वो अपना समय लगाता है। आगे लिखते हैं, किंतु इन क्रियाओं को उपयोगी बनाने के लिए इनकी पूर्व योजना बनाना अति आवश्यक है। मतलब बताते हैं कि जो क्रियाएँ वो करना चाहता है, जिस प्रकार के वो कार्य करना चाहता है, उनको अगर वो उपयोगी बनाना चाहता है, तो उसके लिए पूर्व योजना, मतलब पहले से ही उसको क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, किसी न किसी प्रकार की रणनीति बनानी होगी, ये आवश्यक हो जाता है। इस कार्य में निर्देशन जो है मेरे प्यारे दोस्त, सहायक हो सकता है, और ये कार्य अगर आप करना चाहते हैं कि आपको छुट्टी मिली है और आप उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है निर्देशन का सहायता ले सकते हैं। निर्देशन जो है कोई भी दे सकता है, आपसे बड़ा हो, अनुभवी हो, तो वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप कैसे समय को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निर्देशन की मूल अवधारणा क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, निर्देशन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें किसी व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्त क्या, इस प्रकार की सहायता, ठीक है? इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात और अर्जित क्षमताओं को समझने हेतु उनका अपनी समस्याओं को हल करने में स्वयं उपयोग कर सके, ताकि उनका व्यक्तिगत जीवन सुखी तथा सामाजिक जीवन उपयोगी हो। बताते ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त कि आप निर्देशन की सहायता से ऐसे-ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ जन्मजात, या आपने कुछ आपकी कुछ जन्मजात क्षमता है, या आप मान सकते हैं कि कोई क्षमता आपने बाद में अर्जित की है, ठीक है? उसको आप समझें, उसको क्या करें, समझें, और उनका उपयोग जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या करें, अपनी समस्याओं को हल करने में करें। उनका उपयोग किस में करें, आपकी जो समस्याएँ हैं उनको हल करने में उनको यूज़ करें, और जिससे क्या हो कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी सुखी हो सके, और जो आपका सामाजिक जीवन है वो भी आपका उपयोगी बन सके, ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि जोन्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक प्रकार की इंडिविजुअल हेल्प है, आप कह सकते हैं व्यक्तिगत सहायता है, जो एक व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्त दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन स्थापित कर सके, एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। ये कौन बताते हैं, आपके जोन्स महोदय जी बताते हैं। ये बताते हैं कि जो निर्देशन है, ये एक प्रकार की क्या है, व्यक्तिगत सहायता है, जिससे एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान कराता है, ठीक है? आगे लिखते हैं कि ये
सहायता प्रदान कराता है, जिससे व्यक्ति क्या हो, उसका जो अपना जीवन है, उसका लक्ष्य वो निर्धारित कर सके और साथ ही साथ जीवन में समायोजन स्थापित कर सके और जो उसके लक्ष्य है, उससे पूर्ति संबंधित जो भी समस्याएँ देखने को मिलती हैं, उनको आराम से वो सुलझा सके। वही आपका क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो जोन्स महोदय के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शैक्षिक निर्देशन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे शैक्षिक निर्देशन प्रदान करते समय मेरे प्यारे दोस्त व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन का पराक्रम भी रहता है। क्या बताते हैं कि जब शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उस समय व्यावसायिक निर्देशन और साथ ही साथ व्यक्तिगत निर्देशन का पराक्रम भी रहता है, ठीक है, शैक्षिक निर्देशन के साथ साथ। इसी को बताते हुए रूथ स्टेंग महोदय जी लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक निर्देशन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों के वर्ण एवं उसमें प्रगति करने में सहायता देना है, ठीक है। ये आपके कौन लिखते हैं? रूथ स्टैंग महोदय जी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? रूथ स्टैंग महोदय जी लिखते हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन है मेरे प्यारे दोस्त, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को उसके उचित कार्यक्रम, व्यक्ति जो है वो उचित कार्यक्रमों का वर्णन करे मेरे प्यारे दोस्त, उनको यूज़ में लाए, उनको उपयोग में लाए एवं उनमें प्रगति करने में सहायता करना जो है, यही क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आप लिखेंगे रूथ स्टेंगे की इस परिभाषा में मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति के लिए उचित शैक्षिक कार्यक्रम का वर्णन एवं उसमें समुचित प्रगति के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शैक्षिक निर्देशन जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है व्यावसायिक निर्देशन को 2 परिभाषाएं दीजिए। व्यावसायिक निर्देशन की कितनी? कम से कम 2 परिभाषाएं आपको देना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे सन 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो राष्ट्रीय व्यावसायिक निर्देशन संघ है मेरे प्यारे दोस्त, के प्रतिवेदन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, व्यावसायिक निर्देशन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को किसी व्यवसाय का चुनाव करने, उसके लिए तैयारी करने, ठीक है, उसमें प्रवेश करने एवं प्रगति करने में मदद करने का पराक्रम है। ये आपके कौन बताते हैं? तो आप बता सकते हैं सन 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय व्यावसायिक निर्देशन संघ में ये बात कही गई है व्यावसायिक निर्देशन के रूप में, ठीक है। ये आपकी पहली परिभाषा हो जाती है। हालांकि आगे भी है, उसमें ये बताते हैं कि जो व्यावसायिक निर्देशन होता है वो व्यक्ति को किसी व्यवसाय, अगर कोई किसी भी प्रकार का वो व्यवसाय करना चाहता है तो उसका वो चुनाव, जैसे कई सारे व्यवसाय, एक व्यवसाय है नहीं, तो उनका चुनाव करना पड़ता है, तो उनके चुनाव में जो है उनकी सहायता करता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त उसके लिए कैसे तैयारी करनी है ये भी बताता है, उसमें प्रवेश कैसे करना है ये भी बताता है, और आगे आपको प्रगति कैसे करना है ये भी कार्य किसका होता है? ये आपका व्यावसायिक निर्देशन का होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से भविष्य की योजनाएं बनाने, ठीक है, एवं जीवनचर्या के निर्माण हेतु किए जाने वाले निर्णयों एवं विकल्प के चुनावों में व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से है। मतलब बताते हैं कि अगर मेरे प्यारे दोस्त इसका संबंध देखें तो मुख्य रूप से आप बता सकते हैं कि भविष्य की योजनाएं, जैसे आप कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें मेरे प्यारे दोस्त जीवनचर्या के निर्माण हेतु, मतलब अगर आप अपने जीवनचर्या का, मतलब जो आप टाइम टेबल कहते हैं ना, उसका अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए या आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे दोस्त विकल्प का चुनाव करना चाहते हैं, आपके सामने कई सारे विकल्प हैं, उनमें से एक को चुनाव करना है, तो उसमें जो है मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या किया करता है, निर्देशन जो है आपका व्यावसायिक निर्देशन क्या करता है, सहायता प्रदान कराता है। ये जो है 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय व्यावसायिक निर्देशन संघ में कहा गया है व्यावसायिक निर्देशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी पहली परिभाषा हो गई। 2 परिभाषाएं पूछी गई हैं। दूसरा आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तियों के गुणों
क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तियों को गुणों एवं व्यवसाय के अवसरों के साथ मेरे प्यारे दोस्त उनके संबंध को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय के वर्ण एवं उसकी प्रगति में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में प्रदान की जाने वाली सहायता को कहते हैं। ये कहाँ बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जो व्यावसायिक निर्देशन होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये व्यक्तियों के जो गुण होते हैं, जैसे हर व्यक्ति के क्या होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, तो व्यक्तियों के जो गुण होते हैं एवं मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं व्यवसाय के अवसरों के साथ, मतलब उनको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, उसमें कैसे कैसे अवसर आते हैं उनसे संबंधित, और साथ ही बताते हैं उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनसे कैसा संबंध रखना है, कैसे संबंध बनाए रखना है, उनको वो ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय वर्ण एवं उसकी प्रगति में आने वाली समस्याएं, मतलब कह रहे हैं कि जब वो व्यक्ति किसी भी व्यवसाय का चुनाव करता है, उसको अपने यूज़ में लाता है, मतलब उसमें जब वो अपना कदम रखता है और साथ ही साथ आगे चल के जब उसमें वो प्रगति करना चाहता है, तो उसमें कई समस्याएँ उसको देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं समस्याओं को मेरे प्यारे दोस्त सुलझाने में सहायता प्रदान कराता है। कौन कराता है? आपका व्यावसायिक निर्देशन। तो ठीक है, इस प्रकार से आप दोनों परिभाषाएँ लिख सकते हैं व्यावसायिक निर्देशन के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, व्यावसायिक निर्देशन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि फ्रैंक पार्सन्स ने सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था, अतः इन्हें ही व्यावसायिक निर्देशन का जन्मदाता माना जाता है। इनके अनुसार कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव अथवा व्यक्ति विशेष के लिए उचित कार्य का चुनाव ही व्यावसायिक निर्देशन है। किसके अकॉर्डिंग? तो आपके फ्रैंक पार्सन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था और इसी के कारण इनको क्या मान लिया जाता है? व्यावसायिक निर्देशन का जन्मदाता मान लिया जाता है। इन्होंने व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? कि कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति का चुनाव। कोई कार्य विशेष है, कोई ऐसा कार्य है, उसके लिए कौन सा व्यक्ति चुना जाए। मान लीजिए एक और जैसे आपको ये पढ़ाना है, तो इसके लिए आप किस व्यक्ति को चुनते हैं कि जो आपको अच्छे से पढ़ा सके। या तो पहला काम ये हो, या तो व्यक्ति के लिए कार्य चुनना। मान लीजिए आपके सामने कोई कार्य के लिए आया है, कह रहा है कि भैया ऐसा है, जो है हमें भी, मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आया है तो हमसे कह रहा है कि भैया ऐसा है, हम भी यूट्यूब पे आपके साथ जो है क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन वो बेचारा हिंदी पढ़ना नहीं जानता है, ठीक है? तो अभी हम उसको पढ़ाने के लिए तो बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वीडियो को बनवाने के लिए जो है हम उचित व्यक्ति का को ढूँढेंगे जो इस कार्य को अच्छे से कर सके, ठीक है? या तो जो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, हमसे सहायता माँग रहा है, तो उसको अगर हम जो है ये नहीं बता सकते पढ़ाने के लिए, नहीं करवा सकते, तो उसके लिए उचित कार्य ढूँढें कि जिस कार्य को वो अच्छे से कर ले जाए। यही आपका क्या कहलाता है? व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। किसके अनुसार? फ्रैंक फ्रैंक पार्सन्स के अनुसार, ठीक है? आगे लिखते हैं, यह व्यक्ति को उसके उपयुक्त व्यवसाय के वर्ण एवं उसकी व्यवसायिक प्रगति में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रदान करने की प्रक्रिया है। बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी व्यवसाय का चुनाव करता है और उसमें आगे चल के वो प्रगति करना चाहता है, तो उसमें उसको कई प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं, कई प्रकार की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, और उन्हीं के समाधान के लिए मेरे प्यारे दोस्त सहायता, ठीक है? क्या उन्हीं को समस्याओं को सुलझाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम मेरे प्यारे दोस्त उपयोग करते हैं, वही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप व्यावसायिक निर्देशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, शैक्षिक निर्देशन के 5 उद्देश्य आपको यहाँ पर बताने हैं। शैक्षिक निर्देशन के 5 उद्देश्य बताने हैं, तो लिखेंगे, जोन्स महोदय ने शैक्षिक निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उद्देश्य बताते हैं कि शिक्षा से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने में छात्रों की सहायता करना, ये पहला उद्देश्य हो जाता है आपका शैक्षिक निर्देशन का। क्या बताते हैं? कि शिक्षा से संबंधित सूचनाएं, शिक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं हो सकती हैं, उनको प्रदान कराना, और साथ ही साथ छात्रों को सहायता प्रदान कराना ही क्या होता है? शैक्षिक निर्देशन का पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि विद्यालय के उद्देश्य तथा कार्यों से छात्रों को अवगत कराना। विद्यालय
विद्यालय के क्या उद्देश्य होने चाहिए तथा क्या उद्देश्य होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, और उसके क्या-क्या कार्य होते हैं, उन सभी से जो है छात्रों को अवगत कराना, छात्रों को परिचित कराना ही क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। तीसरा उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करना। मतलब कह रहे हैं कि जो उसके अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं मेरे प्यारे दोस्त, उससे संबंधित जब वो सूचनाएँ एकत्रित करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें छात्र की क्या करना है, मदद करना है, सहायता करना है, हेल्प करना है। ये आपका शैक्षिक निर्देशन का तीसरा उद्देश्य हो जाता है। चौथा उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि छात्र को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में सहायता देना जो है, ये चौथा उद्देश्य हो जाता है। पाँचवाँ उद्देश्य बताते हैं शैक्षिक सामाजिक जीवन में स्वयं को समायोजित करने, जो कह रहे हैं शैक्षिक सामाजिक जीवन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें बालक स्वयं को क्या कर सके, समायोजित कर सके, उसमें मदद करें, उसमें सहायता करें। ये इसका पाँचवाँ उद्देश्य होता है किसका, शैक्षिक निर्देशन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शैक्षिक निर्देशन के 5 उद्देश्यों के बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संचयी लेखा पत्र से क्या आशय है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि व्यावसायिक निर्देशन से, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, व्यावसायिक निर्देशन के व्यापक कार्यक्रम में व्यक्ति के संबंध में विभिन्न विधियों के प्रयोग से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें संचयी लेखा पत्र या फिर मेरे प्यारे पत्र में सारांश रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब व्यावसायिक निर्देशन में कोई व्यापक का मतलब हुआ बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो मेरे प्यारे दोस्त, बड़े कार्यक्रम में व्यक्ति के संबंध में विभिन्न विधियों, मतलब किसी कोई व्यक्ति के संबंध में जिन विधियों का, जिन पद्धति का, जिन बोल सकते हैं सिस्टम, ठीक है, का प्रयोग वो करना चाहता है, तो उसके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें संचयी लेखा पत्र में सारांश रूप में व्यक्त किया जाता है। वही आपका संचयी लेखा पत्र कहलाता है। ठीक है, आगे आपके जो है आगे बताते हैं विलियमसन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि संचयी लेखा पत्र किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत इतिहास से प्राप्त प्रमुख तथ्यों को सारांश रूप में प्रस्तुत करने का साधन है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे प्रत्याशी के व्यक्तित्व के विकास को दिशा मिलती है। मतलब बताते हैं कि जो फीडबैक आप कह सकते हैं, संचयी लेखा पत्र को क्या बता सकते हैं, फीडबैक कह सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे कार्य कर रहा है तो उसका कैसा बिहेवियर रहता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, कहाँ कहाँ पे वो गलतियाँ करता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में जब क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, कहीं पर विस्तृत रूप से लिखा जाए, लेखा-जोखा लिखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, किसी पत्र में लिखा जाए, तो उसी को हम संचयी लेखा पत्र कह देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, विलियमसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 12 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है। तो लिखेंगे कि समानतया व्यक्तित्व मापन की सीमा के अंतर्गत बुद्धि मेरे प्यारे दोस्त, अभिवृद्धि, रुझान तथा उपलब्धि आदि का मापन सम्मिलित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब कभी भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके अंदर हम किसको किसको नापते हैं, तो बुद्धि को नापते हैं, अभिवृद्धि को नापते हैं, रुझान को नापते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को, और तथा उपलब्धि को नापने का हम प्रयास करते हैं, मापने का हम प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व के विशेषकों तथा मनोवैज्ञानिक संरचनाओं मेरे प्यारे दोस्त के मापन हेतु निम्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं जब व्यक्तित्व के विशेषकों, मतलब व्यक्तित्व के विशेषकों के बारे में या मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को मापना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उनमें हम निम्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। पहली विधि क्या बताई गई है, मनोवैज्ञानिक मापन विधियाँ। ठीक है, इसमें लिखेंगे जैसे जीवन इतिहास विधि, ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरी विधि बताते हैं असामान्य मनोविज्ञान की विधियाँ, जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त मनोनाटक विधि, मुक्त साहचर्य आदि। तीसरी विधि बताते हैं कि अपेक्षी विधि, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में आप लिखेंगे जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण मेरे प्यारे दोस्त, या रेक्स प्रोग्रेसिव मेस्ट्री हाँ मेट्रीसेज,
ठीक है, मैट्रिसेज आदि ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत। चौथा लिखेंगे तर्क परक सिद्धांत विधि, इसमें लिखेंगे जैसे वाक्य पूर्ति विधि। पांचवा बताते हैं कि अनुभव तथा प्रयोग पर आधारित विधियां, इसमें बताते हैं जैसे मिनीसोटा मल्टीफेसिक, ठीक है, मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर 5 विधियां बताई गई। पांचों विधियों के बारे में आराम से आप बता दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परामर्श की मूल अवधारणा क्या है, आपको बताना है। तो आप लिखेंगे परामर्श जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, परामर्श का जो मूल तत्व है वो दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को स्वयं को समझाने में सहायता देता है। मतलब बताते हैं कि परामर्श जो है क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को क्या करता है, समझाने का प्रयास करता है, वही परामर्श कहलाता है। रॉबिन्सन के अनुसार देखें तो रॉबिन्सन महोदय ने परामर्श को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि परामर्श शब्द जो है दो व्यक्तियों के संपर्क की उन स्थितियों का समावेश करता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें एक व्यक्ति को स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ये आपके कौन बताते हैं, रॉबिन्सन जी बताते हैं। इस प्रकार परामर्श जो है मेरे प्यारे दोस्त विद्यालय तथा अन्य लोगों की सेवाओं में समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला क्या है मेरे प्यारे दोस्त, उपयोग है। ठीक है, तो परामर्श के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिएगा। परामर्श कहा नहीं जाता कि भैया कोनो परामर्श दियो, सुझाव जिसे आप कहते हैं वही है। दो व्यक्ति हों, एक व्यक्ति क्या करे, किसी भी प्रकार से उनका मार्गदर्शन करे, कुछ बताए, ठीक है, अपना भाव व्यक्त करे, वही उसका क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हाँ, समन्वित परामर्श किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे समन्वित परामर्श जो है मेरे प्यारे दोस्त निर्देशित और अनिर्देशित परामर्श का समन्वित रूप होता है। ठीक है, अर्थात असमन्वित परामर्श ना तो पूर्णतया निर्देशित है और ना ही अनिर्देशित है, बल्कि यह मेरे प्यारे दोस्त क्या है, यह मध्यवर्गीय होता है, मतलब बीच में होता है, ना तो ये निर्देशित होता है और ना ही अनिर्देशित होता है। आगे लिखते हैं, इसमें दोनों प्रकार के परामर्श के मिश्रित सिद्धांतों पर आधारित गुण पाए जाते हैं। यह निर्देशित परामर्श की तरह औपचारिक भी होता है और अनिर्देशित परामर्श की तरह मेरे प्यारे दोस्त लोचनीयता भी निहित होती है। मतलब बताते हैं कि जिसमें जो है आप बात करें तो निर्देशित परामर्श और अनिर्देशित परामर्श दोनों के जो है क्या मेरे मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ लिखते हैं कि यह जो है निर्देशित परामर्श की तरह औपचारिक भी होता है और अनिर्देशित की तरह इसमें जो है लोचनीयता भी पाई जाती है। इस प्रकार यह प्रार्थी की आवश्यकताओं तथा अपनी परिस्थितियों दोनों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निर्देशन अनुसंधान के सोपानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे निर्देशन अनुसंधान में निम्नलिखित सोपानों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, पहला सोपान बताया गया है समस्या का परिभाषीकरण, दूसरा बताया गया है उपकल्पना, ठीक है, स्थापन, तीसरा बताते हैं अनुसंधान की योजना बनाना, चौथा बताते हैं तथ्यों का संग्रहण, पांचवा बताते हैं तथ्यों का विश्लेषण, छठा बताते हैं निष्कर्ष निरूपण। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे निर्देशन कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधान कार्य करते समय सबसे अधिक कठिनाई तथ्य संग्रह के संबंध में होती है। यदि हमारे आंकड़े सही हैं, पर्याप्त हैं मेरे प्यारे दोस्त तथा विश्वसनीय एवं वैध हैं, तो उनके निष्कर्ष हमें सही चित्रण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है निर्देशन कार्यक्रम के बारे में मेरे प्यारे दोस्त निर्देशन अनुसंधान के सोपानों के बारे में आप बता पाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि समूह परामर्श के प्रमुख लाभ बताने हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिखेंगे समूह परामर्श के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला लाभ बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि सामूहिक परामर्श एक सुरक्षित एवं समन्वित परिवेश प्रस्तुत करता है जिसमें सबका सहभाग एवं अनुमोदन होता है। ठीक है, दूसरा
लाभ बताते हैं कि इसमें ऐसा अवसर सुलभ होता है जो स्वच्छ, निःशंका निःशंक एवं उन्मुक्त हो और उनमें समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके और खुला मूल्यांकन किया जा सके। ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा लाभ हो जाता है। तीसरा लाभ बताते हुए लिखते हैं कि परामर्शदाता को समूह आचरण संबंधी ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। चौथा आपका लाभ बताते हैं कि सामाजिक जीवन के विभिन्न चिंतनीय पक्षों जैसे कि नशा सेवन मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक विषमता, यौन शिक्षा आदि पर खुली बहस हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 17 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि आत्मविश्लेषण सेवा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। आत्मविश्लेषण सेवा क्या है बताना है, तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि आत्मविश्लेषण सेवा से तात्पर्य उस सेवा से है जिसकी सहायता से कोई छात्र अपनी रुचि, अभियोग्यता, अभिरुचि, व्यक्तित्वशील गुण, निष्पत्तियां, ठीक है, रुझान आदि का मेरे प्यारे दोस्त सही ज्ञान प्राप्त है। ठीक है, जिनके आधार पर वह अपने भविष्य के लिए उपयुक्त योजनाएं बना सकता है। वस्तुतः इन योजनाओं एवं क्षमताओं तथा कमजोरियों का ज्ञान शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना बनाने तथा सामाजिक कार्यों में योग देने के लिए मेरे प्यारे दोस्त अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि छात्र आत्मविश्लेषण विद्यालय में उपलब्ध निर्देशन कार्यक्रम के मध्य से कर सकता है। ठीक है, आगे फिर लिखना है आपको, क्या लिखना है कि कभी-कभी आत्मविश्लेषण के अवसर बाह्य जगत से प्राप्त अनुभव भी प्रदान कराते हैं। मतलब बताते हैं कि जो कभी-कभी देखें तो जो आत्मविश्लेषण होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका जो अवसर होता है वो बाह्य जगत, जो हमारा बाहरी जगत है, उससे प्राप्त अनुभव भी क्या कराते हैं, प्रदान कराते हैं। कुछ विद्यालय औपचारिक रूप से ऐसे अवसर प्रदान कराते हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, जिनसे मेरे प्यारे दोस्त वह अपना आत्मविश्लेषण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आत्मविश्लेषण के बारे में भी आप आराम से बता दीजिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता के प्रमुख कारण आपको बताने हैं कि हमें निर्देशन की क्यों आवश्यकता होती है। कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनके कारण से हमें निर्देशन की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताएं निम्नलिखित कारणों से पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहला बताया गया है औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव। ये पहला कारण हो जाता है जिसके कारण से जो है हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण बताते हैं पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिकीकरण का प्रभाव। तीसरा कारण बताते हैं परिवर्तित सामाजिक मूल्य। ये आपका तीसरा कारण हो जाता है जिसके कारण से जो है हमें क्या होती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा कारण बताते हैं नैतिक एवं चारित्रिक मूल्य। पांचवा कारण बताते हैं व्यवसाय का उपयुक्त चयन। छठा आपका बताते हैं उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन जो है करना, ये भी एक कारण हो जाता है आपका, जो मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, आपकी निर्देशन की आवश्यकता बताती हैं। ठीक है, सातवां बताते हैं अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। आठवां बताते हैं बढ़ती हुई छात्र संख्या। नौवां बताते हैं अनुशासनहीनता की समस्या। और 10वां बताते हैं वातावरण से प्रभावी समायोजन आदि। ये भी कारण आपका हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त निर्देशन की आवश्यकता का। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से आप निर्देशन की आवश्यकता के कारण आराम से गिना सकते हैं कि किन किन कारणों से जो है आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। 20 नंबर प्रश्न इसी पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं 4 निर्देशन संस्थाओं के नाम बताने हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं संपूर्ण राष्ट्र में निर्देशन सेवा का क्या करने मेरे प्यारे दोस्त, विस्तार करने, मतलब उसको बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। प्रमुख 4 राष्ट्रीय स्तर की निर्देशन संस्थाएं निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। पहला बताया गया है केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। दूसरा बताते हैं अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा बताते हैं पुनर्वासन एवं नियोजन
निदेशालय, ठीक है, और चौथा बताते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये आपके 4 संस्थान जो हैं आपके राष्ट्रीय लेवल पर चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका जवाब दे दीजिएगा। इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है, जिससे आराम से वहां पर आप बता सको अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निर्देशन और परामर्शन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशन और परामर्शन हेतु सूचना प्राप्ति के 5 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। क्या बताते हैं कि निर्देशन के लिए जो सूचना प्राप्त करना होता है या परामर्शन के लिए जो हम सूचना प्राप्त करते हैं वो हम किन किन स्रोतों के आधार पर करते हैं, वो 5 स्रोत आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे भारत में जो है मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशक को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनेक स्रोतों का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, जिनमें से 5 प्रमुख यहाँ पर बताए गए हैं। पहला स्रोत बताया गया है विभिन्न व्यक्तिगत फर्म एवं प्रशासन के अधिकारियों से मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ से जो है क्या करते हैं, ये पहला स्रोत होता है। दूसरा स्रोत बताते हैं कि वोकेशनल काउंसलिंग ब्यूरो कोलकाता व इंदौर, ये दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त स्रोत हो जाता है। तीसरा स्रोत बताते हैं कैरियर इंस्टीट्यूट 94 वेयर्ड रोड नई दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त। ये आपका चौथा स्रोत हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, निर्देशन और परामर्शन हेतु सूचना प्राप्त करते हैं। पांचवा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, चौथा बताते हैं कि दी मैनेजर, एक मिनट, दी मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन पब्लिकेशन डिवीजन ओल्ड सेक्रेटरिएट दिल्ली, ठीक है, सेक्रेटरिएट, हाँ, सेक्रेटरिएट दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका जो है चौथा स्रोत हो जाता है। और पांचवा स्रोत बताते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस 33 मार्ग दिल्ली 61, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप निर्देशन और परामर्शन हेतु जहाँ से सूचना प्राप्त की जाती है, वो 5 स्रोत यहाँ पर बताए गए हैं। उन पांचों स्रोतों को आप आराम से याद कर सकते हैं और जब पूछे तो लिख भी सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो पूछ रहा है निर्देशन के विभिन्न प्रकारों के नाम बताने हैं। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विलियम मार्टन प्रॉक्टर ने निर्देशन का जो वर्गीकरण किया है वह निम्नलिखित है। पहला जो निर्देशन उन्होंने बताया वो बताया है शैक्षिक निर्देशन। दूसरा बताया है मेरे प्यारे दोस्त व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा निर्देशन उन्होंने बताया है वो कौन सा बताया है, सामाजिक या नागरिक क्रियाओं से संबंधित निर्देशन। चौथा बताया है स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रक्रिया क्रियाओं संबंधित निर्देशन। पांचवा बताते हैं अवकाश के सदुपयोग संबंधित निर्देशन। छठा बताते हैं चरित्र निर्माण संबंधी निर्देशन, ठीक है। आगे आप लिखेंगे आर्थर जे जोन्स ने संशोधित संस्करण 1934 में 4 प्रकार के निर्देशनों का क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, वर्णन किया है। इन्होंने संशोधित करके उसमें 4 प्रकार के निर्देशन बताए हैं। पहला निर्देशन बताया है पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय संबंधित निर्देशन, जिसे हम शैक्षिक निर्देशन भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा बताया है व्यावसायिक निर्देशन, ये व्यवसाय से संबंधित होता है। तीसरा अवकाश के उपयुक्त समायोजन संबंधित निर्देशन, जो आपको छुट्टियां मिलती हैं तो उनका आप उपयोग कर सकें, उससे संबंधित निर्देशन। चौथा बताते हैं कि नेतृत्व संबंधित निर्देशन, आपको किस प्रकार का नेतृत्व करना है उसके लिए भी आपको यहाँ पर निर्देशन लेना होता है, तो वो आपका हो जाता है नेतृत्व संबंधित निर्देशन, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बात करें तो पूछ रहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे वह अपने व्यक्तित्व संबंधित समस्याओं के मूल कारणों को समझते हुए, ठीक है, उनका निराकरण करने का प्रयास करके करे एवं ऐसी जीवन शैली को अपनाए जिससे वह अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हुए जीवन की विभिन्न सरल एवं जटिल परिस्थितियों से मेरे प्रिय दोस्त क्या कर सके, समायोजन स्थापित कर सके, ठीक है।
फिर से समझिएगा, बताते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता क्या करने सहायता प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिससे वह अपनी व्यक्तित्व संबंधित मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है उससे संबंधित जो समस्याएं देखने को मिलती है, उनके मूल कारण क्या होते हैं, जिनसे उनके अपने व्यक्तित्व संबंधित अपने पर्सनालिटी संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके मूल कारण क्या होते हैं, उनको समझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, कि उनका उपचार कैसे कर सके, उनका समाधान कैसे ढूंढ सके, करने का प्रयास करे। ठीक है, क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, प्रयास करे एवं ऐसी जीवन शैली को अपनाए मेरे प्यारे दोस्त, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का संतुलन विकास करते हुए जीवन के विभिन्न सरल तथा जटिल परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर सके। यही आपका क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे स्पष्ट है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तिगत निर्देशन का यह उपयोग होता है, आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। आगे लिखेंगे यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने में किया जाता है, जिससे मेरे प्यारे दोस्त किसी प्रकार की विरोधी परिस्थितियों के कारण असामान्य तथा समाज विरोधी कार्य करने से उन्हें रोका जा सके, तथा इन संवेगात्मक मेरे प्यारे दोस्त समस्याओं का उपचार नहीं हुआ तो आगे चलकर प्रौढ़ावस्था तक उनके मेरे प्यारे दोस्त अनेक प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार होने का भय रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए आगे आप लिखेंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप बताएंगे। तो लिखेंगे E.C. रायवर्न मेरे प्यारे दोस्त ने परामर्शदाताओं के निम्नलिखित 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। 7 विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। पहली विशेषता बताया इन्होंने, पहला गुण बताया है व्यक्तिक समायोजन की क्षमता। ठीक है, दूसरा बताते हैं पारस्परिक संबंध बनाए रखने की निपुणता। तीसरा गुण बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त स्वास्थ्य एवं बाह्य व्यक्तित्व में समृद्धि। चौथा बताते हैं शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं विद्वता। पांचवा बताते हैं वृत्त के प्रति समर्पित रहना। छठा बताते हैं नेतृत्व की योग्यता। और सातवां बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त गुण कौन सा, अच्छा आचरण एवं स्वस्थ जीवन दर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 7 गुण जो है बता सकते हैं रायवर्न जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, रायवर्न जी ने आगे लिखा है, क्या लिखा है कि एक आदर्श परामर्शदाता की विशेषता यह है विशेष सॉरी परामर्शदाता की विशेषताओं का यह विस्तार उस व्यक्ति को हतोत्साहित कर सकता है जो शोध कार्यों के लिए चुने हुए क्षेत्र का विचार रखता है। ये आपके कौन बताते हैं, रायबर्न महोदय जी लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न जो है आपसे क्या पूछ रहा है, 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अभिविन्यास सेवा का परिचय दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अभिविन्यास सेवा से तात्पर्य निर्देशन संबंधित उन सेवाओं से है जिनमें नवीन व नवान्गुत सॉरी नवाग नव आगंतुक, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नव आगंतुक छात्रों को नवीन विद्यालय के वातावरण, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से इसलिए अवगत कराया जाता है कि उनकी रुचि नवीन विद्यालय के प्रति जागृत हो जाए। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई भी विद्यालय है, ठीक है, पहले तो आप बताते हैं कि जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास सेवा जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसका तात्पर्य निर्देशन संबंधित उस सेवा से ले सकते हैं। जब निर्देशन कभी भी किया जाता है, किसी को बताया जाता है, तो उसमें हम उसकी जो एक सेवा है उस सेवा से ले सकते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जो नए आने वाले छात्र हैं उनको नए विद्यालय का वातावरण कैसा होगा, उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, उनकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कैसे होंगी, इन्हीं सभी सारी चीज़ों से उनको परिचित कराया जाता है कि जिससे उनके अंदर क्या हो, इंटरेस्ट पैदा हो मेरे प्यारे दोस्त, उनकी रुचि बने नए विद्यालय के प्रति। ठीक है, जागृत हो। आगे लिखते हैं अभिविन्यास सेवा सामूहिक निर्देशन के रूप में मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे सामान्य सॉरी अभिविन्यास से संबंधित सामूहिक निर्देशन की अनेक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, छात्रों को नवीन विद्यालय के भवन के एवं क्रीड़ा क्षेत्र आदि दिखाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त भ्रमण पर ले जाया जाता है। सामूहिक निर्देशन की कक्षा में नवीन विद्यालयों के नियम,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सुविधा एवं पाठ्य विषयों के प्रकार आदि के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिविन्यास सेवा के बारे में आप बता सकते हैं। इसका मोटी मोटा यही आप समझ लीजिए कि किसी को जो है कोई भी बालक है वो कहीं पे एडमिशन लेना चाहता है, तो आप वहाँ के रूल्स के बारे में बताएं, वहाँ के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं, वहाँ के अध्यापकों के बारे में बताएं, उनको ले जाके स्कूल वगैरह टहलाएं और कैसे पढ़ाया जाएगा वो बताएं, तो जिससे बालक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए और वो आराम से वहाँ पर अपना नाम लिखवाए और पढ़े। ठीक है, तो यही आपका अभिविन्यास कहलाता है। अब हम बात करते हैं अनुवर्ती सेवा के बारे में। अनुवर्ती सेवा क्या है? तो आप लिखेंगे अनुवर्ती सेवा का गठन छात्रों को विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या जीविका में उत्तम समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं देने की दृष्टि से किया जाता है। अनुवर्ती सेवा ही विद्यालय कार्यक्रम को सुधारने के लिए सूचनाएं प्रदान कराती है। इस सेवा के माध्यम से ही विद्यालय अपने पुराने छात्रों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल होता है। उनके, मेरे प्यारे दोस्त, द्वारा उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर पाता है। इसके साथ ही परामर्शदाता अपने द्वारा दी गई परामर्श सहायता का मूल्यांकन करने में सफल होता है। इस प्रकार अनुवर्ती सेवा द्वारा एकत्र की गई, मेरे प्यारे दोस्त, एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर विद्यालय अपने कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार क्या करता है? परिवर्तन कर सकता है। यही आपकी क्या कहलाता है? अनुवर्ती सेवा कहलाता है। इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि अनुस्थापन सेवा की अवधारणा क्या है? आपको यहाँ पर बताना है, तो आप लिखिए अनुस्थापन सेवा से अभिप्राय है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं व्यक्तित्व संबंधित गुणों के अनुसार उचित स्थान पर नियुक्त कराई जा सॉरी क्या बताते हैं? अनुस्थापन सेवा से अभिप्राय है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं एवं व्यक्तित्व संबंधित गुणों के अनुसार उचित स्थान पर नियुक्त कराई जाए ताकि वह सफलतापूर्वक समायोजित हो सके। ठीक है, आगे लिखते हैं अनुस्थापन सेवा छात्रों को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता देता है। क्या करता है? जो छात्र की योजनाएं होती हैं उनको कैसे लागू किया जाए, उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, उसमें जो है क्या करता है? हेल्प करता है। इसी को क्लिफोर्ड पी फोल फोक्विल फोक्लिच हाँ फोक्लिच क्लिफोर्ड पी फोक्लिच महोदय जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि अनुस्थापन सेवा का संबंध छात्रों की नवीन को संग्रह पदों को ग्रहण करने में उनकी सहायता करने से है। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार की अनुस्थापन सेवा जीविकाओं को ढूंढने या विद्यालय के पाठ्येतर क्रियाओं में उचित स्थान प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके बारे में बता सकते हैं। इसी चीज को बताते हुए एंडू एवं विली महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि अनुस्थापन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर संकेत करती है जो छात्र के किसी जीविका में या शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सहायतार्थ की जाती है, जिससे वह इनमें पर्याप्त समायोजन स्थापित कर सके। ये आपके कौन बताते हैं? एंडी ओम बिली महोदय जी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है परामर्श के प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं। तो लिखेंगे परामर्श का संबंध जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाली समस्याओं से होता है। उनके अनेक प्रयोजन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोजनों, क्षेत्रों एवं लक्ष्यों की भिन्नता के आधार पर परामर्श के विभिन्न रूप हैं। परामर्श के प्रमुख प्रकार निम्न हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन सा? पहला बताया गया है नैदानिक परामर्श। कौन सा बताया गया है? नैदानिक परामर्श, ये पहला प्रकार बताया गया है। दूसरा प्रकार जो बताया गया वो बताया गया है मनोवैज्ञानिक परामर्श। तीसरा मनोचिकित्सकीय परामर्श। चौथा बताते हैं शैक्षिक परामर्श। पांचवा नियोजन परामर्श। छठा वैवाहिक परामर्श मेरे प्यारे दोस्त, और सातवां आपका जो बताते हैं वो बताते हैं व्यवसायिक एवं जीविका परामर्श। ठीक है, आगे आप लिखेंगे रोजर्स तथा वैलन ने परामर्श को दो भागों में बांटा है। रोजर्स और वैलन ने कितने भागों में? परामर्श को केवल दो भागों में बताया है। पहला निदेशात्मक परामर्श और दूसरा अनिदेशात्मक परामर्श। ठीक है, दो भागों में इसको क्या किया है? बांटा है
परामर्श को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे व्यावसायिक निर्देशन संबंधित व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत 8 प्रकार की सेवाएं मानी गई हैं। कितनी? 8 प्रकार की सेवाएं मानी गई हैं, जो मुख्य रूप से संपूर्ण योजना की रीढ़ हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? संपूर्ण योजना की रीढ़ हैं। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली सेवा बताई गई है व्यावसायिक सूचना सेवा। दूसरा बताते हैं स्वान्वेषण सेवा। तीसरा बताते हैं व्यक्तिगत आंकड़ों की संकलन संबंधित सेवा। चौथा बताते हैं परामर्श सेवा। पांचवा बताते हैं व्यावसायिक तैयारी सेवा। और छठा बताते हैं नियुक्ति सेवा। क्या बताते हैं? नियुक्ति सेवा। और सातवां बताते हैं अनुगमन तथा समायोजन सेवा। आठवां बताते हैं अनुसंधान सेवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 29 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं इन 8 प्रकार के सेवाओं के बारे में बता करके। 30 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि भारत में निर्देशन सेवा के केंद्रीय केंद्रीय संस्थान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब बता रहे हैं जो भारत में जो है निर्देशन सेवा के केंद्रीय संस्थान खोले गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिनकी स्थापना की गई है, उनके प्रमुख उद्देश्य क्या रखे गए थे जिनके कारण से जो है इनको खोलना पड़ा। तो आप लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियों 1953 के आधार पर 1954 ईस्वी में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक केंद्रीय स्थापना दिल्ली में की गई मेरे प्यारे दोस्त। बताते हैं संप्रति यह संस्थान एनसीईआरटी के निर्देशन में काम कर रहा है। किसमें? एनसीईआरटी के निर्देशन में। एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं उसमें निर्देशन जब करना होता है, उसमें कोई भी चीज़ बताना होता है तो उसमें ये मदद करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन संबंधित आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना तथा राज्य में स्थापित संस्थाओं को अधिक सक्रिय बनाना। ये पहला उद्देश्य बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा उद्देश्य बताते हैं कि निर्देशन सेवाओं के प्रति मेरे प्यारे दोस्त जनता को जागरूक करना, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना तथा इस क्षेत्र में कार्यरत देश की अन्य संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना आदि सारे कार्य जो हैं क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? निर्देशन सेवा के कार्य सॉरी निर्देशन सेवा के जो केंद्रीय संस्थान खोले गए हैं उनके उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है निर्देशात्मक जो है मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे निर्देशात्मक परामर्श में तार्किकता तार्किकता एवं प्रभावात्मक दोनों को ध्यान में रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। फिर आगे आप लिखेंगे विलियमसन ने परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध माना है। क्या माना है? विलियमसन ने जो है परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध माना है और बल दिया है मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार के परामर्श में बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क आदि सम्मिलित रहता है। निर्देशन परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित 6 सोपान बताए गए हैं। कितने सोपान बताए गए हैं? तो 6 सोपान बताए गए हैं आपके। कौन कौन से? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, पहला सोपान बताया गया है विश्लेषण। ठीक है, पहला सोपान बताया गया है विश्लेषण। दूसरा सोपान बताया गया है संश्लेषण। तीसरा निदान। चौथा मेरे प्यारे दोस्त पूर्वानुमान। पांचवा परामर्श। और छठा आपका मेरे प्यारे दोस्त अनुगमन। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जो है आपके क्या बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? निर्देशात्मक परामर्श के सोपान, निर्देशात्मक परामर्श के सोपान, ये 6 सोपान 6 क्या है, कितने हैं भूल जाते हैं, 6 सोपान बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो पूछ रहा है निर्देशन के 3 प्रमुख कार्यों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे यद्यपि निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जो विविध महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्वयं में समाहित करता है मेरे प्यारे दोस्त, और इसके अनेक विभिन्न प्रकृति
के कार्य भी हैं, ठीक है? आगे आप लिखेंगे तथापि प्रकृति और विषय वस्तु के आधार पर निर्देशन को निम्नांकित 3 प्रमुख वर्गीकरण में विभक्त किया जा सकता है। पहला बताते हैं समायोजनात्मक कार्य, दूसरा मेरे प्यारे दोस्त अभिविन्यासात्मक कार्य, तीसरा बताते हैं विकासात्मक कार्य। ये 3 प्रकार के जो है कार्य आपके यहाँ पर बताए जाते हैं किसके? निर्देशन के, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि परामर्श को उसके कार्य के आधार पर कितने स्तरों पर बांटा जा सकता है? परामर्श को उसके कार्य के अकॉर्डिंग हम कितने स्तरों पर बांट सकते हैं? तो बताते हैं जो परामर्श है मेरे प्यारे दोस्त उसके कार्य के अकॉर्डिंग जो है हम 3 स्तरों पर बांट सकते हैं। पहला बताते हैं औपचारिक परामर्श, अनौपचारिक परामर्श। इसमें क्या बताते हैं कि इसके लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि परामर्श को प्रशिक्षण दिया जाए तो इस प्रकार के परामर्श को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब बताते हैं पहले किसी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्रशिक्षण देते हैं तो इसको आप और भी उपयोगी बना सकते हैं। दूसरा बताते हैं सामान्य परामर्श मेरे प्यारे दोस्त। इसमें लिखते हैं कि इसे व्यावसायिक व्यक्तियों जैसे कि डॉक्टर, अध्यापक और वकीलों के काम का भाग बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? ये आपका सामान्य परामर्श हो गया। और तीसरा परामर्श जो बताते हैं वो बताते हैं व्यावसायिक परामर्श। इसमें आप लिखेंगे कि इसके पूर्ण रूप से प्रशिक्षित व्यावसायिक व्यक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षित व्यावसायिक परामर्श दाता पूर्ण रूप से व्यावसायिक नीति शास्त्र को मानने वाला हो, ठीक है, तथा उनमें क्षमता हो कि वह दूसरे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। वही लोग क्या होते हैं? व्यावसायिक परामर्श दाता होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है परामर्श को कार्य के आधार पर 3 भागों में आराम से बांट सकते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। और 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निर्देशन और परामर्श के प्रमुख निर्देशन और परामर्श में मुख्य अंतर क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है ये बताना है। तो आप लिखेंगे निर्देशन आमतौर पर शैक्षिक या कैरियर संदर्भों में व्यक्तियों को जानकारी, सलाह और दिशा प्रदान करने का करने पर केंद्रित है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरी ओर बताते हैं, दूसरी ओर परामर्श में व्यक्तिगत भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की खोज और मेरे प्यारे दोस्त समाधान में व्यक्तियों का समर्थन और सहायता करने की एक निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार यहाँ निर्देशनकर्ता पर आधारित होता है, वहीं परामर्श जो है मेरे प्यारे दोस्त परामर्शी के को अधिक महत्व देता है। तो इस प्रकार से जो है निर्देशन और परामर्श दोनों के में अंतर आराम से आप बता सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।